What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Our Family. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। पहले जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कठपुतलियों का गेम, तो यही है डे जिसमें हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड पेपेट्री डे के बारे में। इसका मतलब होता है विश्व कठपुतली दिवस। तो यहाँ पर कठपुतलियों की इंपॉर्टेंस जो है पहले काफ़ी थी, इनकी खासकर सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जागरूक करने के लिए सोसाइटी को कई तरीके नुक्कड़ गली चौराहे पर आप लोगों ने पहले, अगर थोड़ा सा भी आप लोग पुरानी चीज़ें देखना पसंद करते हो तो आप लोगों ने कई बार टीवी में भी इनके बारे में देखा होगा या फिर अपने बुजुर्गों से इनके बारे में सुना होगा। ओरिजिनली जो ये डे सेलेक्ट किया गया था, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये है UNIMA। इसको अगर आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे, ये लिखा हुआ है फ्रेंच भाषा में। तो फ्रेंच भाषा में आप लोगों को इसको याद नहीं रखना है। इंग्लिश भाषा में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपेट। जब आप लोग इसको जाकर कन्वर्टर में डालेंगे गूगल में, तो ये इसका मतलब मिलेगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपेट। ठीक है, तो इसके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपेट के द्वारा इसको सेलेक्ट किया गया था एज ए 21 मार्च यानी कि 21 मार्च, जो कि वर्ल्ड पेपेट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में जो ये आइडिया निकल कर आया था, ये एक आर्टिस्ट थे ईरान के, जिनका नाम था जावेद जोल्फागारी। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से आइडिया जो इनका था ये इंप्लीमेंट किया गया और फर्स्ट टाइम 2003 में ये पेपेट डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक कल्चर है जो कि चली हुई आ रही थी काफी लंबे समय तक, उसको इंटरनेशनल डे पे रिकॉग्नाइज किया जाता है 21 मार्च को। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर, जो कि आप लोग को अच्छे से अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। या तो आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा या फिर किसी स्टेटमेंट की बेस पर ये यहाँ पर एज ए स्टेटमेंट आ सकता है, जो कि आप लोगों को पता होगा, तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 12th एशिया यूरोप मीटिंग, जिसको ASEM बोला जाता है 2018, ये कहां पर हुई, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इसके साथ में जो रेजिडुअरी पावर है यानी कि जो अवशेष पावर बच जाती है, हमारे संविधान में आप लोगों ने देखा होगा 3 लिस्ट हैं। एक सेंट्रल लिस्ट है जिसको फर्स्ट लिस्ट बोला जाता है, दूसरी स्टेट लिस्ट है जिसको आप लोग राज्य लिस्ट बोलते हैं, फिर सेकंड लिस्ट बोलते हैं, तीसरी है कनकन लिस्ट जिसमें दोनों ला बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। इसके बाद में भी अगर कोई नया सब्जेक्ट निकल कर आता है उसको बोलते हैं रेजिड्यू सब्जेक्ट। तो ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके हिसाब से रेजिड्यूरी जो सब्जेक्ट था ये किसके अंडर में आता था, ये आप लोग को बताना है। आज की डेट में जो पावर आती है ये सेंट्रल लिस्ट में आती है अगर कोई ऐसा नया सब्जेक्ट निकल कर आता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जब बात आई आधार कार्ड बनाने की, तो काफी लंबे समय तक उसे हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन के अंडर में रखा, क्योंकि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कहां पर उसको रखना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा पावर जो कि संविधान में नहीं मेंशन है कौन सा किस लिस्ट में आना है, उसको सेंटर के अंडर में हमेशा रखा जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग कंट्री का नाम बताना है जिसके द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन, जिसको फोईहोंग 98 यानी कि FH-98 बोला गया, ये किसके द्वारा यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अनमैन्ड का मतलब कोई भी इंसान इसको कोई भी इंसान इसको नहीं लेकर चलेगा, ये बिना इंसानों का ड्रोन आप लोग एक बोल सकते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो इसको WSD आप लोग बोलते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है 15 अक्टूबर। तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे है। और हमारी कंट्री के एक फेमस पर्सनैलिटी है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके नाम पर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट एवर इंडो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था धर्मगार्जन 2018, ये कंडक्ट की गई। तो ये कौन सी कंट्री है जिसके साथ मिलकर ये एक्सरसाइज मिलिट्री हमने कंडक्ट की, ये आप लोगों को बताना है। डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब यहाँ पर ये डिसीजन निकाला गया, तो कौन सा सेक्शन था इंडियन पिनल कोड का जिसको यहाँ पर एक तरीके से बोला गया कि ये अब वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी कि ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, अब होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आती है, यानी कि लड़का और लड़की और लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, अब यहाँ पर कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है, तो ये बोला गया। ठीक है, इसी के साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड कौन से हाई कोर्ट के अंडर में पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो जुडिक्शन है वो कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बताना चाहिए। अगर हमारी पार्लियामेंट राज्य की लिस्ट के ऊपर कोई कानून बनाना चाहती है तो उसको कौन पावर देता है, ये राज्यसभा देता है या फिर लोकसभा देती है या फिर दोनों की सहमति से दिया जाता है। यानी कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और यहाँ पर कनकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाता है अगर कोई सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाता है कोई सब्जेक्ट होता है, कॉन्करेंट में दोनों बना लेते हैं, पर लेकिन सेंटर अगर पहले बना दे तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अब यहां पर यह बताना है कि अगर राज्य के अंदर भी यहां पर जिस तरीके से मान लीजिए गवर्नर रूल लगा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी अगर कोई यहां पर काम करना है तो ये पावर कौन देगा पार्लियामेंट को, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया की रैंक क्या रही है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में,
कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, ये आप लोगों को बताना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल मिलाकर 9 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 9 क्वेश्चन में से कितने आंसर आप लोगों के सही होंगे, अभी आप लोग मैच कीजिएगा जब मैं आंसर बताऊंगा। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलना। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 12th एशिया यूरोप मीटिंग, जिसको ASEAN भी बोला गया 2018, ये ब्रसेल्स बेल्जियम में देखने को मिली। सेकंड जो क्वेश्चन है, अगर रेजिडुअरी पावर यानी कि जो अवशेष पावर जो बची हुई है, रिमेनिंग पावर जो है, ये वॉइसराय के अंडर में आती है। 1857 की क्रांति से पहले इसको आप लोग गवर्नर जनरल बोला करते थे, लेकिन बाद में ये वॉइसरॉय कर दिया गया, क्योंकि पहले जो ये पद था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आता था, लेकिन बाद में चल के ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंडर में ये आ गया, जिसने इसका नाम चेंज करके वॉइसरॉय कर दिया गवर्नर जनरल की जगह। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पर चाइना, जिसके द्वारा बोला जा रहा है फियोंग 98, ये फियोंग 98 यहाँ पर अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन इनके द्वारा सक्सेसफुली यहाँ पर ये फायर किया, ये सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट किया गया, इसके बारे में याद रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की जो बात की जा रही है, इंडियन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम सर के नाम पर 15 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, उसी के उपलक्ष्य में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, जो कि काफी एक गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये कंट्री है जापान, जिसके बारे में मैंने बात की थी, धर्म गार्जन 2018 एक्सरसाइज सेलिब्रेट की गई, ये फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडिया और जापान के साथ में। सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड का हमारी कंट्री का ये है, जिसके तहत यहाँ पर बोला गया था कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी में आती थी होमोसेक्सुअलिटी, अब इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं यहाँ पर, जब बात करते हैं यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट की जो बेंच है, तो इसके अंडर में आते हैं अंडमान निकोबार वाला एरिया, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। राज्यसभा है वो एजेंसी जिसके द्वारा यहाँ पर पावर दी जाती है यूनियन पार्लियामेंट को, कि वो राज्य के अंदर के जो मैटर हैं उन पर भी अपना लाभ बना सकती है। जो यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही, ये 58 रही, क्योंकि हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक भी हमारी काफी अच्छी रही, इसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आगे नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है एग्जाम में। सबसे पहली जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है क्रोएशिया के बारे में। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो क्रोएशिया की विजिट पर थे, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इनको यहाँ पर एक कई तो एमओयू साइन किए गए यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में, टूरिज्म, स्पोर्ट और इसी के साथ में हिंदी और संस्कृत की चेयर भी यहाँ पर, जो एक यूनिवर्सिटी है, जो जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यह है जाग्रेब, इसके अंदर यहाँ पर चेयर इस्टेब्लिश करने की बात की, यानी कि यहाँ पर पढ़ाया जाएगा हिंदी और संस्कृत। इसी के साथ में रामनाथ कोविंद जी को यहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारी कंट्री का भारत रत्न है, जिसका नाम है किंग ऑफ टोमिस्लाव, तो ये इनका हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न की तरीके से हमारी कंट्री के, ये भी रामनाथ कोविंद जी को प्रदान किया गया। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकते हैं। एक तो ये एग्रीमेंट साइन किए गए, हिंदी और संस्कृत की जो चेयर जाग्रेब यूनिवर्सिटी में देखने को मिली, इसी के साथ में हाईएस्ट अवार्ड दिया गया हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को, तो इसी बहाने से आइए एक बार लोकेशन भी आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग लंबे समय से इसे कनेक्ट रख पाएंगे। इधर देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत बीचों बीच में। अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे, थोड़ा जूम करके इसको भी देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। ये देखिए क्रोएशिया, ये हो गया जाग्रेब, ठीक है, इनकी कैपिटल भी है जाग्रेब क्रोएशिया की, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रखते हैं। नीचे यहाँ पर इटली आप लोगों को देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा और जूम करेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा, नीचे ये बीचों बीच में आप लोग देखते हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको आइडिया रख सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। आगे बढ़ता हूं, जो यहाँ पर यूएनएससी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यूनानिमसली यहाँ पर पास कर दिया गया डिसीजन, यानी कि ये फर्स्ट एवर ऐसा रिजोल्यूशन है जहां पर जो मेंबर हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए बोला है एक ला, ताकि अगर कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और उसके लिए फाइनेंसिंग हो रही है, यानी कि पैसा जो टेररिस्ट एक्टिविटी को जा रहा है उसको रोका जाए, खासकर जो मेंबर कंट्री है। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालने के लिए बोला गया है। बिल्कुल ऐसे जैसे पुलवामा में अटैक हुआ, तो हमारी कंट्री की जो सीआरपीएफ के ऊपर, जो जवानों के ऊपर अटैक किया गया, तो कहीं ना कहीं से तो यहाँ पर पैसा आया होगा, किसी ने तो यहाँ पर वो गाड़ी खरीदी होगी, वो बॉम्ब खरीदे होंगे, वो इंसान जिसने ये हरकतें की है उसको खरीदा होगा, तो वो पैसा जो दिया जाता है, वो फाइनेंसिंग जहां से आती है, उसको रोकने के लिए बात की गई। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा रिजोल्यूशन यहाँ पर पास किया गया है। ये फर्स्ट एवर एक ऐसा रिजोल्यूशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर जर्मन के बारे में। जर्मन ने यहाँ पर एक तरीके का बैन लगा रखा था सऊदी अरेबिया पे कि उसको वो अपना वेपन नहीं बेचेंगे। रीजन ये था, काफी लंबे समय से सऊदी अरेबिया की वॉर चल रही थी यमन के साथ में, यमन के ऊपर काफी बम्बार्डमेंट कर रहा था और अब तक उसको यूएसए भी सपोर्ट कर रहा था, पर लेकिन अब यूएसए ने भी सपोर्ट खींच लिया है, और तो अब जो सैंक्शन इनके ऊपर लगा हुआ था वो सैंक्शन अभी हटने का टाइम आ गया है। तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि यहाँ पर क्या सैंक्शन फिर से बढ़ाना है या फिर सैंक्शन को अब हटा लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बर्लिन यानी कि जो जर्मनी है वो डिवाइड है इसके बारे में
में कुछ लोग कहते हैं सैंक्शन लगा रखो, कुछ लोग कहते हैं सैंक्शन हटाए रखो। तो देखने वाली बात यह पेरिस यानी कि फ्रांस भी यहां पर एक तरीके से प्रेस कर रहा है यहां पर जो ये जर्मनी है कि आप लोग सैंक्शन हटा लीजिए। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन यहां पर निकलती है, क्योंकि यमन जो वार है वो काफी लंबे समय से चल रही है और उसका अब तक कोई सोल्यूशन भी नहीं निकला है। सऊदी अरेबिया बिना कुछ सोचे समझे बम्बार्डमेंट करता हुआ है काफी लंबे समय से वहां पर। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सोल्यूशन इसका निकलता है, किस तरीके से जैसे जैसे इसके सहयोगी हटते चले जाएंगे, क्या सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई प्रेशर बनता है और सऊदी अरेबिया कोई सोल्यूशन उठाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आर्टिकल ये 35 के बारे में, जम्मू और कश्मीर का। अभी अरुण जेटली जी के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि आर्टिकल 35 ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर का विकास नहीं हो रहा है। आखिर आर्टिकल 35 क्या क्या बातें करता है? आर्टिकल 35 नॉर्मली ये बोलता है कि अगर बाहर से कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है, यानी कि मान लीजिए ना तो यहां पर कोई होटल बनाना चाहता है, ना कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, ना कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है। रीजन क्या है? रीजन ये है यहां पर कोई बाहर का इंसान आकर जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट यहां पर हॉस्पिटल, स्कूल या फिर इस तरीके कोई एक्टिविटी बना भी दे रही है, तो बाहर से आके कोई यहां पर जॉब नहीं करना चाहता है, क्योंकि इंसान नॉर्मली जॉब वहीं करना चाहता है। मान लीजिए कहीं जॉब कर रहा है 30-35 साल तक, तो वहां अपना घर खरीद सके, कुछ जमीन वगैरह खरीद सके। यहां पर कोई ऐसी चीजें अलाउ नहीं है, इसीलिए यहां पर काफी एक्टिविटी ऐसी देखने को मिलती है कि जो न तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता है और जो गवर्नमेंट भी वहां पर चीजें होती हैं उनमें भी लोग जॉब करने के लिए नियरली तैयार नहीं रहते हैं। तो इसीलिए यहां पर काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यह बोला गया कि अगर आर्टिकल 35 हट जाए तो काफी कुछ यहां पर डेवलपमेंट देखा जा सकता है और उस डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी एक्स्ट्रा इंप्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं आज के दिन में जिनको गुमराह किया जाता है, खासकर जो वहां पर उल्टी सीधे एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टैकल किया जा सकेगा इस सिचुएशन की हेल्प से। तो बार बार यही बात निकल कर आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये वैलिड नहीं है, डिस्क्रिमिनेट करता है हमारी कंट्री की जनता के अंदर। जम्मू कश्मीर के लोग पूरी कंट्री में अगर कुछ भी खरीद सकते हैं कहीं पर भी, पर लेकिन बाहर का कोई भी लोग जम्मू कश्मीर में जाकर कुछ नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए बोला गया है अरुण जेटली जी के द्वारा कि डिस्क्रिमिनेट भी करता है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जनता को, इसीलिए इसको हटा देना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। वैसे आर्टिकल 35A के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। अगली न्यूज है यहाँ पर बीसीसीआई के बारे में, जो हमारी कंट्री में जो गेम कंडक्ट कराती है सारे क्रिकेट से रिलेटेड, वो बीसीसीआई कराती है। बीसीसीआई जब से यहाँ पर आईपीएल में घपलेबाजी का केस निकल के सामने आया 2013, तब से लेकर यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसको हेड किया जाता है अलग अलग जज के द्वारा, इसके अंदर इंक्वायरी रहती है ताकि कोई उल्टी सीधी हरकतें न कर सके, पैसों का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो सके, वो तमाम मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो अभी ये एडहॉक अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है। अगर बीसीसीआई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी यहाँ पर करना चाहती है तो उसको जस्टिस डीके जैन, जो कि रिटायर जज हैं आज की डेट में, जो यहाँ पर ओम्बुड्समैन के हेड हैं, उससे यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये काफी अच्छी अरेंजमेंट देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से, वरना कहां को पैसा आ रहा था और कहां को जा रहा था इसका कोई भी यहाँ पर जवाबदेही नहीं थी। अब यहाँ पर एक जवाबदेही भी है देखने को मिल रही है। तो एक पॉजिटिव गेम देखने को मिलता है इसकी वजह से, क्योंकि घपलेबाजी अगर कम निकल कर आती है तो डीके जैन जी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को बोला गया है कि विद इन 2 वीक जो भी यहाँ पर क्वाजी जुडिशियल बॉडी हैं, जिनका एक क्वाजी फंक्शन होता है जुडिशरी के अंदर, तो उनको एक सेंट्रल अम्ब्रेला के अंदर लेकर आओ ताकि इफिशिएंटली उनका वर्क एक तरीके से पॉसिबल किया जा सके। यानी कि फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके से उनका वर्किंग है, ये सारी प्रॉपर वे में उसके अंडर में आ सके। ठीक है, तो इस तरीके की एक बॉडी स्टैब्लिश करने की बात की गई है सेंटर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ कंपनीज के बॉडीज के आप लोग नाम भी यहां पर देखते हैं, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड हो गया, इसी के साथ में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया। ये कुछ ऐसी बॉडी हैं जो कि क्वाजी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। यानी कि ये इस तरीके की बॉडी हर कंट्री में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में ही है। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल पावर होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी जुडिशियल पावर है कई सारी, तो ये इस तरीके की बॉडी है जिनको क्वाजी जुडिशियल पावर भी, जुडिशियली बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक सेंट्रल बॉडी बनाने की बात की है ताकि सबका फंक्शनिंग ढंग से की जा सके, एक अंडर अम्ब्रेला में लाने के लिए। आगे नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड बात की जा रही है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक कॉरिडोर है। अब तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गलियारा बनाने की बात की जा रही थी। उसी की तर्ज पर ये सेकंड कॉरिडोर, जिसका नाम है शारदा पीठ कॉरिडोर, इसको बनाने की बात की जा रही है। शारदा पीठ ये हिंदू धर्म से रिलेटेड एक जगह है पाक ऑक्युपाइड एरिया के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है खासकर हिंदू रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदू रिलीजन, टेंपल और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में ये जगह पड़ती है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है ताकि इंडियन हिंदू भी जाकर अपनी श्रद्धा से यहां पर जाकर इसका एक तरीके से नजारा देख सकें या फिर एक तरीके से दर्शन कर सकें। तो ये सेकंड रिलीजियस कॉरिडोर है आफ्टर करतारपुर कॉरिडोर के बाद में। तो एक अच्छा एक पैटर्न आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन एक साइड में तो ऐसी एक्टिविटी की जा रही है और दूसरी साइड में पाकिस्तान में अभी जो न्यूज निकल कर आई थी, कई सारी
सारी हिंदू जो मुस्लिम है उनको, जो हिंदू जो लड़की है उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कराकर और मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी कराई जा रही है। तो ये भी एक गलत बात यहां पर देखते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, चाहे कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, तो उसको आजादी होनी चाहिए। पर लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को ये आजादी अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलती है। तो दोगला चेहरा यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकल के आता है। तो ये पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में एक जगह है, तो इसका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, करतारपुर कॉरिडोर के साथ में। आगे चलता हूं। आगे बात की जा रही है लोकपाल के बारे में। तो हमारी कंट्री में अभी पीसी घोष को फर्स्ट लोकपाल बनाया गया हमारी कंट्री का। इसी के साथ में जो यहां पर अपॉइंट किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 4 जुडिशियल मेंबर और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर और एक क्या हो गया यहां पर, ये हो गया जो हमारे पीसी घोष जी हैं। तो यहां पर टोटल मिलाकर 9 मेंबर हो गए, यानी कि 1 लोकपाल प्लस 8 मेंबर, इसमें से 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल। तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। जो 4 जुडिशियल मेंबर हैं इसमें कौन कौन है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है दिलीप बी भोसले, दूसरे हैं प्रदीप कुमार मोहंती, तीसरे हैं यहाँ पर ये है अभिलाषा कुमारी, चौथे हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जिनका नाम है अजय कुमार। तो ये जुडिशियल मेंबर हैं। इसी के साथ में अगर बात करें नॉन जुडिशियल मेंबर की, तो 4 नॉन जुडिशियल मेंबर हैं। एक का नाम है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 होंगे और इसमें से कुछ आप लोगों को वुमेन भी देखने को मिलेगी, जैसे अभिलाषा कुमारी आप लोगों को देखने को मिली, ऐसे आप लोगों को वुमेन भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो जो पहली पर्सनैलिटी है ये है सौराष्ट्र की चीफ, जो सौराष्ट्र की चीफ है यहाँ पर फर्स्ट वुमेन, जो कि जिनका नाम है सीमा बाल अर्चना रामचंद्रम। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में दूसरे हैं ये है एक्स महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी दिनेश कुमार जैन, तीसरे हैं आईआरएस ऑफिसर महेंद्र सिंह, चौथे हैं एक्स आईएएस ऑफिसर जिसका नाम है इंद्रजीत प्रसाद गौतम। ठीक है, तो ये टोटल 4 पर्सनैलिटी है, नॉन जुडिशियल मेंबर है और ये 4 जुडिशियल मेंबर हैं। एक हो गए यहाँ पर लोकपाल, टोटल मिलाकर 9 मेंबर यहाँ पर हो गए, प्लस लोकपाल के मिलाकर अगर काउंट करते हैं। तो अपॉइंट किसके द्वारा ये किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगर लोकपाल के ऊपर आप लोग एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो मैं डिटेल में बता सकता हूं कि क्या क्या पावर होने वाली है, कौन मेंबर होने वाला है, कौन अपॉइंट करने वाला है, कहां से मेंबर आने वाले हैं, कौन ओबीसी एससी एसटी या महिला कौन रहने वाली है। इसके लिए एक एनालिसिस की कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो आप लोग डिटेल में उसको काउंट कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है राज्य की न्यूज के बारे में। ये न्यूज जो निकल के आ रही है, ये निकल कर आ रही है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में खासकर जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या फिर कोई भी पब्लिक बिल्डिंग है, इसी के साथ में कोई हिली एरिया है, यानी कि वहां पर कोई भी किसी तरह का स्लोगन या एडवर्टीजमेंट वहां पर न देखने को मिले किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, इसको पॉलिटिकल फ्री इन्वायरमेंट बनाने की बात की जा रही है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी के द्वारा और दीपक गुप्ता के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया कि राज्य ने रेस्पॉन्सिबली यहाँ पर बिहेव नहीं किया है, वरना अब तक ये हरकतें रुक जानी चाहिए थी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हरकतें कर रही हैं उनको कम से कम कंट्रोल करना चाहिए, और राइटिंग में यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें न देखने को मिले, या फिर फोटोग्राफ ऑफ द लीडर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी पब्लिक प्लेस पर आप लोग इस तरीके से पॉलिटिकल अथॉरिटी की पिक्चर या पॉलिटिकल जो एक तरीके से स्लोगन होते हैं उनको चिपकाएं। ये एक गलत बात है, ये रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर डिफेंस के बारे में। तो यह है आईएनएस कदामत, जो लिंकावी आप लोगों को मैंने बताया था लीमा के बारे में। यह है यहाँ पर लिंकावी मैरीटाइम एरोस्पेस एग्जीबिशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है, कहां पर, मलेशिया के अंदर। तो हमारी कंट्री का आईएनएस कदामत यहाँ पर ये पहुंचा है और यहाँ पर ये रहने वाला है 7 दिन तक। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह वाइस एडमिरल करमवीर सिंह, जो कि नया नाम भी अभी अनाउंस किया गया है, चीफ ऑफ नेवी, तो ये यहाँ पर इसको अटेंड करने वाले हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो लीमा 2019 मलेशिया में ये है और यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और ये इसका 15वां एडिशन है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनके जो चीफ है यहाँ पर, वो इंडियन नेवी के जो नए चीफ बनने वाले हैं करमवीर सिंह, वो इसको हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बैंकिंग सेक्टर के बारे में है। बोला ये जा रहा है कि 31 मार्च जो कि संडे है, संडे को भी बैंक को ओपन करने के लिए बोला गया है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो हमारी कंट्री में होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और 1 मार्च संडे है और संडे को वैसे ऑफ रहता है। पर लेकिन बीइंग ए लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को संडे को ऑफ नहीं, ऑफ करने के लिए ऑन करने के लिए बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये डायरेक्शन निकल कर आई है सारे बैंक को, यानी कि जो भी बैंक है हमारी कंट्री में वो सारे ओपन रहेंगे। 31 मार्च को भी ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग आरटीजीएस या एनईएफटी, ये भी सारे यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च को सब कुछ ओपन रहेगा। तो कहने का मतलब ये भी है कि एक तरीके से संडे की छुट्टी ऑफ हो गई, जो कि यहाँ पर बैंक का स्टाफ है उनके लिए। ठीक है, तो ये हल्की सी न्यूज है जो पता होना चाहिए। अगर कोई काम आप लोगों का रुका हुआ है तो संडे को भी जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि बैंक कर्मचारियों का भी हाल हमारे और आपके जैसा हो गया, जिस तरीके से यहाँ पर आपका लेक्चर भी डेली आता है, कोई संडे नहीं रहता आप लोगों का, इसी तरीके से आप लोगों की छुट्टी नहीं रहती है। तो बैंक के स्टाफ की हालत आपके जैसी हो गई है, इनडायरेक्ट वे में ये है। ओके, आगे चलता हूं।
बात की जा रही है यहाँ पर सोशल मीडिया और इलेक्शन के बारे में। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक जैसी कोई प्लेटफॉर्म जो हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग बात करते हैं अगर किसी कंट्री के इलेक्शन हो रहे हैं। यूएसए में इलेक्शन हुए थे 2016 में, उसमें यह माना गया था कि सोशल मीडिया फेसबुक के द्वारा काफी नेगेटिवली इंपैक्ट डाला गया है और सोशल मीडिया का नेगेटिवली मिसयूज किया गया है जो जनता है उसको टैगल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उस टाइम पर। हमारी कंट्री में कोई ऐसी हरकतें न हो सके इसीलिए फेसबुक को बोला गया है यहाँ पर थोड़े से टाइट नॉर्म्स रखने के लिए, और फेसबुक ने भी इसके लिए एक रेस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पर एक टीम बैठाई है पूरी, खासकर इंडिया के जनरल इलेक्शन को फॉलो करने के लिए। अगर कोई भी ऐसा पोस्ट आता है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई इस तरीके की एक्टिविटी करता है कि नेगेटिवली इंपैक्ट डालता है या कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से डेडिकेटेड टीम यहां पर रहेगी अब इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, और स्पेसिफिक कंट्री के लिए यहां पर ये इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलने वाली है। यानी कि कहने का मतलब ये है अब फेसबुक यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो धांधलेबाजी होती है फेसबुक का यूज करके जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, वो हरकतें यहां पर रोकेगा, ऐसा कुछ यहां पर दिया गया है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल यहां पर कंटेंट दिखता है फेसबुक पर तो उसे इमीडिएटली हटाया जाएगा, और ये सब कुछ रियल टाइम में चलने वाला है। एक रेस्पॉन्स टीम रहेगी इमीडिएटली इसके ऊपर स्टेप उठाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज है यह है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो इंडिया और बांग्लादेश के इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जा रही है, खासकर मैरीटाइम रिलेशन, यानी कि इंडिया से यहां पर जो सुंदरबन डेल्टा है वहां से होता हुआ ढाका तक पहुंचेगा क्रूज। तो ये क्रूज सर्विस यहां पर खासकर पैसेंजर को लेकर स्टार्ट की जा रही है, यानी कि जहाज में लोग जाएंगे आसानी से और वहां पर आसानी से सर्विस ये प्रोवाइड कराई जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर वाटरवेज यानी कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू दो कंट्री की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। क्योंकि रास्ते की अगर बात करें, कनेक्टिविटी कई तरीके से होती है, रेलवे से होती है, रोडवेज से होती है, एयरवेज से होती है और वाटरवेज से होती है। तो अब ये वाटरवेज वाला जो रास्ता है ये अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। गुड्स वगैरह एक दूसरी कंट्री में यहाँ पर सेंड किए जा सकते हैं, एक अच्छा व्यापार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है जितने भी आप लोग यहां पर साधन देखें व्यापार के, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर सामान ले जाना है रोडवेज से अगर ले जाएंगे वो काफी महंगा पड़ेगा। सबसे महंगा एयरवेज से, दूसरे नंबर से रोडवेज से, तीसरे नंबर पर यहां पर पड़ता है रेलवे से, और सबसे सस्ता जो पड़ता है ये पड़ता है वाटरवेज से। यानी कि एयरवेज सबसे महंगा, रोडवेज उससे सस्ता, फिर यहां पर जो रेलवे होता है वो उससे सस्ता और वाटरवेज सबसे सस्ता होता है। तो सबसे सस्ता सबसे आसान तरीके का साधन एक तरीके से है ये सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने का। इसीलिए मैक्सिमम जो भी क्रूड ऑयल होता है वो सारा इसी के थ्रू यहां पर लाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और हमारी कंट्री में भी वाटरवेज पर काफी फोकस रिसेंटली अभी दिया गया है। आइए बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है सिंगलीला नेशनल पार्क। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है माइंड में कि किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो सिंगलीला रिज यानी कि एक चोटी है यहाँ पर, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ये देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में और नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1992 में, यानी कि 1992 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्लाउडेड लेपर्ड, इस तरीके का जो यहाँ पर ये लेपर्ड है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। लोकेशन यहाँ पर ये है, दार्जिलिंग वाला एरिया काफी न्यूज में भी था पिछले कुछ दिनों में, तो वहां पर रस्साकसी देखने को मिली थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर और जो दार्जिलिंग वाला एरिया इसके साथ में। और दार्जिलिंग की टी काफी फेमस है। 2004 में फर्स्ट जो जीआई का टैग हमारी कंट्री में किसी को दिया गया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो वो थी दार्जिलिंग की टी। तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में कई बार रहता है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसका आइडिया रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जिसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आज का जो आप लोगों का पॉलिटिकल रीजन है काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, रिसेंटली अभी लोकपाल अपॉइंट किया गया हमारी कंट्री में, तो लोकपाल और लोकायुक्ता के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई गई है बैकग्राउंड के साथ में। ठीक है, बाकी अगर स्पेशल लेक्चर आप लोग चाहते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बोला है, और ये लेक्चर भी आप लोग देखेगा ताकि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। करंट चेयरपर्सन कौन है लोकपाल के, ये बताना है। फाउंड कब किया गया इसको, हेडक्वार्टर कहां पर है, और चेयरपर्सन के साथ में टोटल मेंबर कितने हैं। ये सारे करंट के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों के सामने ये क्विज जो मैंने आप लोगों से लास्ट में पूछा था ये आप लोगों के सामने है। तो आंसर देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंसर्न जाहिर किया गया था कि देखिए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होते हैं वो गलत इंपैक्ट डालेंगे हमारी कंट्री के इलेक्शन के ऊपर और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज के हो सकते हैं। तो सीरियस रिपरकशन बोला गया था यहाँ पर, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो देखते हैं क्या बातें की जाती है। मिशन शक्ति डीआरडीओ का प्रोजेक्ट था जिसके तहत हम लोगों ने एक अपना सैटेलाइट मार गिराया था, जो कि आप लोगों को याद रखना है एंटी सैटेलाइट मिसाइल के थ्रू। इसके साथ में यूएसए के सेक्रेटरी स्टेट मैक पेम्पियो के द्वारा बोला गया कि एक तरीके से हिपोक्रेसी वाला ये नेचर आ रहा है, चाइना का दोगला नेचर। एक साइड में मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड में मुस्लिमों को अपने एरिया में मारकर भगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सलों के द्वारा काफी अच्छे से यहां पर सरेंडर किया गया मेन स्ट्रीम में अपने आप को जोड़ने के लिए। इसरो के द्वारा बात की जा रही थी नया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जिसको एमिसैट बोला गया, जो कि डीआरडीओ की हेल्प करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा मसूद अजहर को यहां पर फिर से बैन करने के लिए एक नया रिजोल्यूशन लाया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। केरला यहां पर
हीट वेव से काफी जूझ रहा है आज के डेट में, जो कि सदर्न इंडिया का हमारा स्टेट है और नियर इक्वेटर के पड़ता है। पेरिस ओलंपिक की बात की गई जिसमें 4 नए गेम ऐड किए गए, 2024 में ये गेम होने वाले हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार नजर डाल लीजिए ताकि अब क्विज आप लोगों का होगा उसका अच्छे से आप लोग आंसर दे सकें। सबसे पहले हम लोगों ने एक डे के बारे में जाना जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में एक क्विज और उसके बाद में उसका आंसर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये था आप लोगों के छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्रोएशिया में हमारे प्रेसिडेंट और उनको एक अवार्ड दिया वो हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा क्या स्टेप उठाए गए टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड वो हम लोगों ने जाना। जर्मन और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में जाना। आर्टिकल 35A के बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में बीसीसीआई को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो हम लोगों ने जाना। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि जो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है उनको एक सेंट्रल अम्ब्रेला के अंदर लेकर आओ, जैसे ऐसे नहीं कहते सेंट्रल स्कीम होगी जैसे कोई अम्ब्रेला स्कीम जैसे आप लोग देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, तो छोटी छोटी और कई स्कीम उससे निकाल दी जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जाना काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं लोकपाल वो सारी बातें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में जो स्लोगन या फिर नारों की बात की जा रही है ये न देखने को मिले किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु गवर्नमेंट को गाइड किया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने लीमा के बारे में जाना डिटेल में। इसी के साथ में यहां पर बैंक को ओपन करने की बात की जा रही है 31 मार्च यानी कि संडे के दिन, यानी कि आज का दिन आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जनरल इलेक्शन के बारे में। फेसबुक को एक डेडिकेटेड टीम बनाने के लिए बोला गया और वो बना भी रहा है ताकि यहां पर इलेक्शन को किसी भी तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट न पड़े। क्रूज की बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक सर्विस ताकि आसानी से व्यापार किया जा सके। सिंगलीला नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में जाना, क्यों इसका ये नाम पड़ा वो भी समझा। ये है आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन जो कि आप लोगों को रिवाइज करना है, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। लास्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर आप लोगों के सामने आज है। अब है आप लोगों के सामने आज का क्विज। हम लोगों ने बात की वर्ल्ड पपेट्री डे के बारे में, तो ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। किसका आइडिया था इसको सेलिब्रेट करने का, किस इंसान जो कि ईरान का रहने वाला था, ये आप लोगों को बताना है। आर्टिकल 35A किस राज्य से रिलेटेड है? आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो पता होना चाहिए। इसी के साथ में इंडिया ने किसी के साथ में MOU साइन किया गया है? संस्कृत और यहाँ पर जो हिंदी चेयर है और अलग अलग स्पोर्ट और टूरिज्म के फील्ड में कौन सी कंट्री के साथ में हम लोगों ने MOU साइन किए हैं? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को किस कंट्री के साथ में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहां पर दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अप्रूव किया गया अभी एक कॉरिडोर जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, उस कॉरिडोर का नाम आप लोगों को बताना है। यहां पर कौन सी यहां पर सोशल मीडिया हैंडल ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बातें की गई थी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हटाने के लिए उसको हैंडल करके चला जाएगा प्रॉपर वे में। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में सुंदरबन से होता हुआ नया क्रूज सर्विस स्टार्ट किया गया है? सिंगलीला नेशनल पार्क दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन से राज्य में पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा PDF का, और इसी के साथ में फेसबुक पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर आप लोग यहाँ पर ट्विटर पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।